पाकिस्तान के कंगाली की कगार पर जाने की। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिए भी 10 भी दिन नहीं बीते, लेकिन पाकिस्तान के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ट्रंप के नए ऐलान के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दी जा रही सहायता के लिए रिव्यू का आदेश दे दिया गया है। अभी तक पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिकी मदद से मौज काटा करते थे, लेकिन यह आर्थिक मदद आवाम को नहीं मिल रही थी। ऐसे में इस रोक से पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर संकट छा जाएगा, हालात और बदतर हो जाएंगे। इस मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, बताएंगे पाकिस्तान से क्या रिएक्शन है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी है, जिसके कारण इस्लामिक देश की कई सारी परियोजनाएं अटक गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दी जा रही सहायता के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दे दिया गया है। इसका असर कंगाल पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मार के तौर पर पड़ा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सभी राजनयिक और वाणिज्य दूतावास मिशनों को विदेशी सहायता कार्यक्रमों को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के निर्देशों का असर पाकिस्तान में 4 आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों पर भी पड़ा है, जबकि 5 एग्रीकल्चर परियोजनाओं की सहायता रोक दी गई है। इसके अलावा डेमोक्रेसी, मानवाधिकार और गवर्नमेंट कार्यक्रमों की फंडिंग भी रोक दी गई है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $16 अरब का फॉरेन रिजर्व बचा है। सितंबर में ही पाकिस्तान सरकार ने IMF से $7 अरब का राहत पैकेज हासिल किया। वहीं IMF ने 2025 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को जाने वाले सभी तरह की मदद बंद करने का फैसला किया है। पहले से ही आर्थिक रूप से तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका के इस फैसले पर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है, आपको सुनवाते हैं। और हमें गुज़श्ता तकरीबन 1-2 साल से इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर और यूरोप जैसे मुल्क के अंदर किस हद तक नाकाम और नामुराद हो चुकी है कि अगले 85 दिन की मोहलत हमें मिल चुकी है, और उस 85 दिन के अंदर हम अपना इमेज अमेरिका के अंदर और अमेरिका के कांग्रेसमैन्स के अंदर, अमेरिका की इंतज़ामिया के अंदर और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के ममालिक के अंदर हम किस तरीके से उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि 2 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको इस ऑर्डर से एग्जेम्प्ट किया गया है। एक मिस्र है और दूसरा इजराइल। उसकी वजह मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा कि मिस्र और इजराइल को क्यों इस बात पे एग्जेम्प्ट किया गया है, और हम जो कम से कम 9/11 के बाद नॉन नेटो एलाई थे और जिन्होंने 75,000 जानों की कुर्बानी दी, और हम ये कहते रहे कि ये जंग अमेरिका की नहीं है, ये तो अब हमारी जंग हो चुकी हुई है, अब हम इनसे लड़ेंगे, अब हम हैं। हमने हज़ार सफ़े के फतवे जारी किए सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, और हमने 400 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से पकड़ कर ग्वांतानामो भेज दिया, और जब अमेरिका यहाँ से जाने लगा तो उसने हमसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि तुम्हारी कितनी कुर्बानियों का क्या सिला हम आपको देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी तक इसी बात पर नाज़ा थे कि शायद 75 साल यानी 1954 से लेके अब तक आने वाली इमदाद को ट्रंप नहीं रोकेगा, और हमें वही राहत दी जाएगी जो मिस्र और इसराइल को दी गई है। सिर्फ इसराइल को नहीं, मिस्र को भी दी गई है उसके साथ साथ। यानी एक इस्लामी मुल्क है और दूसरा जो है वो मुल्क है जिसको यहूदी मुल्क कहा जाता है, जो कि दुनिया के अंदर अभी तक कम से कम यहूदी लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी जो है अमेरिका की किसी न किसी हद तक नर्व्स पे सवार है, अगरचे कि ट्रंप उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता फाइट कर रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर
हमारा मामला ये हुआ है कि हमारे साथ उतना वैसे ही सलूक किया गया है यूक्रेन के साथ किया गया। हजारों अरब डॉलर की जो पाइपलाइन की इमदाद जो थी वो भी जो थी उसके अंदर मौजूद थी, वो रोक दी गई है। और फिर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुमायूं इकबाल शमी, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट कार्यक्रम में, और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हुमायूं इकबाल साहब से ही पहला सवाल लेते हैं, अगर हुमायूं इकबाल साहब को आवाज जारी हो। हुमायूं इकबाल साहब, एक बहुत मशहूर शेर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो आप ना अमेरिका के हुए ना तालिबान के हुए, और इन दिनों बांग्लादेश से आप लोग थोड़ा सा गलबैयां कर रहे हैं, मेलजोल बढ़ा रहे हैं, पता चले उधर से भी कोई लेटर आ जाए। आखिर क्यों किया अमेरिका ने आपके साथ ऐसा? बहुत शुक्रिया बुलाने का। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपको पाकिस्तान की इतनी हमदर्दी कैसे हो गई। ये तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का इतना दोस्त बन गया है कि उसको ख्याल आ गया कि पाकिस्तान को जो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा अमरीकी इमदाद से। तो पहली तो मुझे यही चीज हजम नहीं हो रही। तो हम तो यही समझते रहे कि आप तो रोजाना आपका मीडिया तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई शरारत ही करता रहता है। तो लेकिन बहरहाल चले, आपको वो कहते हैं ना वो खुदा याद आ गया। बाकी जहाँ तक ये अमरीकी जो आप इमदाद की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बंदी हुई, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने सस्पेंड की है। तो उसमें कोई पाकिस्तान का स्पेशल जिक्र नहीं है। स्पेशल जिक्र सिर्फ वो इसराइल और उसका मिस्र का है। आपको दोनों मालूम है कि इसराइल की जो हैसियत है वहाँ अमेरिका के अंदर वो क्या होती है, आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो तो बंद तभी उनकी इमदाद तो उन्होंने गजा की जंग हो रही थी जब वो बमबारी कर रहा था, जो समझे कि एटम बम से ज्यादा तबाही फेर रहा था गजा में, वहां भी बंद की उनकी इमदाद उन्होंने, बल्कि उनको मिलिट्री इमदाद भी देते रहे। उसी की असले भी उन्होंने सारे किया पूरा, इसलिए कि वो गजा के साथ है। तो उनको गजा में वो गजा के जो लोग हैं उनको वो चाहते हैं कि वो मिस्र की तरफ जाएं और वहां पर जाके वो जब तक उसकी रिहेबिलिटेशन हो रही है तो वो आप गजा की बात तो ठीक है, अपने मफादात होते हैं। हुमायूं साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जो क्या करना चाहता है वहाँ, जो रियायत मिस्र को मिली, जो बाकी पाकिस्तान का कुछ स्पेसिफिक उसमें नहीं है। हुमायूं साहब, आप लोग तो खुद को स्पेसिफिक मानते थे ना, आप लोग तो खुद को स्पेसिफिक मानते थे। आप कहते थे भाई हमने 75,000 जाने दिए, हमने अमेरिका के लिए ये किया वो किया, वो हमसे बिना पूछे अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, उसने हमें धोखा दिया, हमें लगा था कि वो हमें इजिप्ट और इजराइल के साथ भी रखेगा, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी वफादारी पर अमेरिका बेवफाई कर गया या बेवफा आप निकले? नहीं तो वो अमेरिका किस मुल्क, अमेरिका ने किसके साथ वफादारी की? आपके साथ वफादारी करेगा वो क्या? आप आजकल उसके बहुत ज्यादा पट्टू बने हुए हैं, तो उसका क्या आपका पता है कि वो करेगा आपके साथ? वो तो अपना मफाद उठाएगा। आज बाकी आप उसको मफादात है, आपने उसको चक्कर दिया हुआ है कि मैं चीन के खिलाफ लड़ूंगा। यहाँ पर जिस दिन आपने चीन के खिलाफ लड़ा तो आपको भी पता है चीन क्या असर करेगा आपका, और पहले क्या कर चुका है, तो वो आपको भी पता है। तो उस दिन अमेरिका आपसे हट जाएगा, वो फिर वफादारी देख लीजिएगा उसकी। ये कौन सी उसके लिए नई बात है? ये उसमें कौन सा ऐसा आप नई बात बता रहे हैं मुझे उसके बारे में? नहीं, लेकिन हमारी हालत ये नहीं है ना कि हम किसी के भरोसे बैठे, जैसे आप लोग किसी मुल्क के भरोसे बैठे होते हैं। मैं तो किसके भरोसे पे बैठे हुए हैं? भाई आप चीन के भरोसे हैं, हमें तो आप पहले अमेरिका के भरोसे थे, अब चीन के भरोसे हैं, उसके बाद आप बांग्लादेश के भरोसे हैं, उसके बाद आप खाड़ी मुल्कों के भरोसे हैं, हमने भरोसा नहीं है, उसके बाद आप OIC के भरोसे हैं। बांग्लादेश पिछले 50 साल से आपके तलकात बांग्लादेश के साथ, मैं कहता हूँ तलकात क्या थे, आप तो उनको अपना वो सेकंड होम समझते थे। हमने कभी नहीं, वो सेकंड होम है, वो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ आप लोगों का कुछ इन दिनों चल रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि हमने तो कभी इतराज नहीं किया कि आप रखें उनके साथ तल्लुकात, लेकिन हमने तो मना नहीं किया। आज अगर बांग्लादेश उनको समझ आ गई कि हिंदुस्तान ने तो हमारे साथ शरारत की थी, ये तो हमें मरवा गया हिंदुस्तान, तो वो आज आपको बुरा लग रहा है। आज हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ अगर आ रहा है तो वो अपने उसको नजर आया कि ये तो हिंदुस्तान तो एक हमारे साथ ये तो हमें अंदर से काट गया। आज उनको नजर आया, आज उनकी नई नस्ल है जो दूसरी तीसरी नस्ल है, उसको समझ आ गई ये बात। तो वो तो अब इसका मैं क्या करूं, ये तो मुकाफाती अमल होता है। आपको अरे भाई साहब, अभी जो अमेरिका को समझ आ रहा है उस पर जवाब दीजिए। मैं संजय कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं। सर, जब भी
अमेरिका की बात होती है, तालिबान की बात होती है, तो नहीं की। पाकिस्तान इन दिनों बांग्लादेश की बात बहुत कर रहा की है, बात तो खुद कर रहे हैं, बांग्लादेश के गाने बहुत गा रहा है। नहीं, ये तो आपने बात की ना, मैंने तो नहीं बात की। विवेक, अभी ये तो सवाल मैं ये बात है कि हुमायूं साहब जो जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि अभी भी उनके दिलों में हिंदुस्तान के लिए जो नफरत है वो नफरत नहीं गई। भारत के अंदर आज भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें कोई मनाही नहीं है। पाकिस्तान पड़ोसी है और जब हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क देखते हैं, अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, बांग्लादेश तरक्की करेगा, तो उसमें भारत का भी फायदा है, उन मुल्कों का भी फायदा है। लेकिन पाकिस्तान शुरुआत से जो उनके जो मुझे लगता है दिमाग में जो बात बैठ गई है, एक इंडिया, हिंदुस्तान के बरखिलाफ कार्रवाई करनी, हिंदुस्तान के बरखिलाफ बोलना, उसके कारण ये ट्रंप ने क्या कहा 2018 में कि आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने हमारे साथ धोखा दिया, आप लोगों ने झूठ बोला, मैंने आपको इतने पैसे दिए, आपने उसका दुरुपयोग किया और आपने तालिबान की मदद की, इसलिए मैं आपका फंड उसी वक्त $2 बिलियन उन्होंने रोक लिया। ओसामा को जिस प्रकार से उनके बगल में पाया गया, ओबामा ने क्या कहा कि आप तालिबान के साथ खड़े हैं और इसलिए आपको $116 मिलियन का लोन बंद करता हूं। बुश ने क्या कहा इन्हें, यही कहा उन्हें कि आप या तो हमारे साथ है या आप हमारे बरखिलाफ है, अगर आप हमारे बरखिलाफ है तो हम आपको वही स्टोन एज में ले जाएंगे, शब्द स्टोन एज में ले जाएंगे। मुशर्रफ ने क्या कहा, नहीं जी हम तो आपके साथ हैं। पाकिस्तान अगर मानने को तैयार नहीं, अगर पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के भरोसे जीने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तानियों में हिम्मत है, पाकिस्तानियों में दम है, तो पाकिस्तानी क्या करेंगे, सिर्फ आतंक आतंक और आतंक, उसके सहारे जीने की कोशिश की। तालिबान को सोचा कि अफगानिस्तान के अंदर हम चले जाएंगे, भारत के बरखिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे नहीं होता है। हर कोई अगर पाकिस्तान मुल्क बना है तो अपनी इज्जत के लिए बना है, अपनी हिफाजत के लिए बना है, वो तो नहीं सब कुछ आउटसोर्स करके बैठा, अब चीन के जाके गोद में बैठ गया, पहले अमेरिका के गोद में बैठता था, अब चीन के गोद में। अब आप समझ सकते हैं 11 प्रोग्राम इनके 90 दिन में इफेक्ट हुए, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो उसका ह्यूमन राइट्स है, चाहे टीबी है, चाहे लड़कियों का एजुकेशन है, चाहे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, हेरिटेज साइट्स है, जहां पर भी इनको पैसे मिलते थे सब बंद। अब आप देखो आर्थिक स्थिति कमजोर, यहाँ पे $7 बिलियन का इन्होंने IMF से लोन लिया, उसमें तो परेशानी होगी। चाइना देता नहीं है इनको इतनी आसानी से और हर बार मांगता रहता है। ऐसी हालत में अगर हुमायूं साहब का ये मानना है ये भारत ही खुश होता है पाकिस्तान जब नीचे गिरता है, नहीं, हम कभी भी खुश नहीं होते हैं। हमें तो चाहते हैं कि आप और तरक्की करें, आप और आगे जाए, लेकिन आपकी सोच जो है वो खराब है। मुझे बुरा लगा कि आपने इस तरह से कहा कि आपने हमारे बारे में कैसे याद किया। हम हमेशा ये कहते नहीं, पाकिस्तान अगर आप हमसे अच्छा कर रहे थे पहले 15 साल, मैं बुरा नहीं कह रहा, आप हमसे 15 साल पहले आजादी के बहुत अच्छा किया, क्या हुआ उसके बाद आतंक, और आप जब आतंक पकड़ लिया, जियाउल हक आप ही की फौज है, आप ही की फौज ने आपको बर्बाद किया है, इसीलिए आवाम आप ही की फौजों के बरखिलाफ जाकर के कोर कमांडर के घर जला रही है। क्यों कर रही है ये? क्योंकि आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कौन चला रहा है, मुल्ला चला रहा है, फौज चला रही है, पाकिस्तान पहले चला, अमेरिका पहले आपको देता था वो चला रहा है, या अब चीन चला रहा है? आप चलाए ना अपना देश, वो तो है नहीं, सब कुछ आउटसोर्स करके बैठ गए और फिर अब भारत को हर हमेशा गाली देते रहना, ये कहना कि नहीं जी बांग्लादेश में मदद, सर बांग्लादेश में अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, गाली देना तो खैर कोई बात नहीं, कसाई के शाप देने से गाय नहीं मरती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि भी बांग्लादेश में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि भाई आपको ईरान ने कॉर्नर किया हुआ, तालिबान ने कॉर्नर किया हो, तो बांग्लादेश में इनको एक छोटी सी चिराग दिखाई दी है, छोटी सी एक मोमबत्ती सी जलती हुई लौ दिखाई दी है कि भाई वहां कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अपनी खुफिया एजेंसी को ढाका भेज रहे मीटिंग कराने के लिए। हुमायूं साहब, पहले मैं आपके जो साथी हैं इनका, जो जनरल साहब है, इनका मैं जवाब दे दूं इनकी बातों का। जी जी, उन्होंने इतनी सारी बातें की हैं। आपका ये मसला होता है कि इतनी एक इशू जो है ना, इशू से हट के वो 200 बातें कर देते हैं, इल्जामात की शक्ल में होते हैं। सबसे पहले तो उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कहते हैं जी कि हम तो पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहता है, हम कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते। ये दुश्मनी आपकी तरफ से हो रही है, आप बातचीत करने को तैयार नहीं। हमारा फॉरेन ऑफिस कितनी दफा कह
का है, हमारी हुकूमत कह चुकी कि आए और बैठ के बात करें। आप तो किसी मौजू पर बात करने को तैयार नहीं है, और जब आप बात करने को तैयार नहीं होते तो ये चीजें तो होंगी, फिर ये चीजें तो दोनों तरफ से होंगी। आप पाकिस्तान चुप करके तो नहीं बैठेगा कि अगर आप यहाँ पर तालिबान को जाके गुलाशेरी देंगे कि आए और पाकिस्तान के स्ट्राइक करें। आपका फॉरेन मिनिस्टर गया ईरान के अंदर, और ईरान में जाके उसके फॉरेन मिनिस्टर को जाके उनकी हुकूमत को कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल का हमला कर दो, और उन्होंने कर दिया। वो करने के बाद वो पछताने लगे जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया, और उनको नानी याद आ गई, उनको पता लग गया। और फिर वो मेरा मतलब है, जब आप इस किस्म करेंगे, हरकतें करेंगे, पूरी दुनिया में आप जो है पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कोई आप बात करने को तैयार नहीं। हर जगह आप क्रिकेट टीम तक आप पाकिस्तान को भेजने के लिए तैयार नहीं आप लोग, तो आप कैसी बातचीत करना चाहते हैं? हम तो कहते हैं बातचीत करें। मैं तो ये कहता हूं अब पाकिस्तान ऐसी स्टेज के ऊपर है कि आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान इतना मजबूत है कि वो हिंदुस्तान का हर चीज का जवाब दे सकता है, और आपको भी मालूम है कि आप पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब दुश्मन, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि जब आपका दुश्मन इतना ताकतवर हो कि आप उसका मुकाबला न कर सके तो उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो क्यों नहीं कर लेते आप? तो फिर ये जो बांग्लादेश ने जो किया तो पाकिस्तान के कहने पे तो नहीं वहां हुआ, वो तो हिंदुस्तान को एक अरसे से हिंदुस्तान उसकी नाम वाजिद को सपोर्ट कर रहा था, और वहां पर अलबत्ता हम तो देखिए हुमायूं साहब जी, देखिए हुमायूं साहब, अलबत्ता ये तो पहली बात तो ये कि हम किसी के नहीं, टाइम बड़ा लिमिट है सर। अलबत्ता हम किसी के मामलात में दखल देते नहीं है, हमारी विदेश नीति ऐसी है नहीं, पहली बात। दूसरी बात अगर ऐसा है नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी ऐसी नहीं है। लेकिन आपको कैसा लगा ये बताइए, जब आप जैशे मोहम्मद, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्टों को अपने घर में रखते हैं, तालिबान के टेररिस्टों को अपने घर में रखते हैं और भारत में हमले के लिए भेजते हैं, और आज जब खुद पर हमले हो रहे हैं तो आप आतंकवाद चिल्ला रहे हैं। आज आतंकवाद चिल्ला रहे हैं, आज कह रहे हैं कि भारत कर रहा है, आज आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, आज आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो रहा है। कैसा लग रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूं, हाउ डू यू फील मिस्टर हुमायूं? ये जो बातें मैंने कही हैं कि आपका फॉरेन मिनिस्टर ईरान में गया और उससे दूसरे दिन ईरान ने स्ट्राइक किया, ईरान में भी तालिबान का डेलीगेशन बैठा हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप रोकिए, रोक सकते हैं तालिबान को, रोकिए आप। तालिबान का डेलीगेशन अभी बैठा हुआ ईरान में। तालिबान को रोकना कोई मक्खी मारने वाली बात है? वो तो मारिए ना मक्खी, मारते क्यों नहीं है? तालिबानियों ने जब दौड़ाया तो आप चौकी छोड़कर भाग गए। संजय कुलकर्णी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे मक्खी मारने वाली बात है। मक्खी अमेरिका नहीं मार पाया, मक्खी रशिया नहीं मार पाया, जर्मनी नहीं मार पाया, यूरोप नहीं मार पाया, आप मक्खी मार लेंगे? संजय कुलकर्णी सर, मक्खी पाकिस्तान ने तो हिंदुस्तान को जवाब दिया था, मालूम होना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान को फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया। क्यों दिया ये स्टेटस? कि पाकिस्तान अपने आर्थिक स्थिति से उठे, तो उनको फेवर अब उन्होंने नहीं दिया हमें, हमने उनको दिया। पर आतंक का ही सहारा लेंगे, आतंक और बातचीत साथ में नहीं चल सकती। अब कितने साल तक आतंक झेलेगा हिंदुस्तान? उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप बताइए खुद, हुमायूं साहब आप खुद ही बताइए, पूरे मुल्क और पूरे विश्व भर में पाकिस्तान किसके लिए जाना जाता है? यूक्रेन से हम आदमी लाते हैं, आपके आदमी आते हैं, वो खुद कहते हैं साहब हिंदुस्तान का पासपोर्ट, हम खुद कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट रखते हैं हमारे साथ सलूकी होती है, लोग हमारे साथ अच्छा पेश नहीं आते हैं। तो आप खुद आप ही के लोग सऊदी अरेबिया में जाके क्या कर रहे हैं? रास्ते में भीख मांग रहे हैं। क्या कह रहे सऊदी अरेबिया कि भाई इन पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, इनको यहाँ पे मत रखो। इन्होंने तो ये एक अपना एक प्रोफेशन शुरू कर दिया नया। तो ये सोचने वाली बात ये नहीं है। आपका मुल्क है, आपने चलाना है, हमारा हमने चलाना है। भाई हुमायूं जी, ट्रेड तो आपने बंद किया। सहारा नहीं ले रहे। बात ये है, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं भाई साहब, पे चला रहे व्यापार अच्छा मुझे ये बता दिए, व्यापार किसने बंद किया? हुमायूं जी, ट्रेड किसने बंद किया? मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूं तो उसके बाद आप उसकी बात को, मेरी कुछ बात को तस्लीम करने, नए इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। किसी एक बात पे तो टिक जाएं आप, कि आप फिर सऊदी अरब की शबी बात शुरू कर दी, कभी आपने यूक्रेन की बात शुरू कर दी। अब टॉपिक क्या है? आप कहां से कहां ली? आप कल आप चांद के ऊपर करना, आप कल ये भी इल्जाम लगा देंगे कि जो आप चांद पे अपना रॉकेट उतार रहे थे वो भी आईएसआई ने तबाह किया था उसको वहां पे, और उनका दफ्तर पहले से मौजूद था चांद पे। तो क्या पता आप इल्जाम लगा दें कल ये क्या, मुझे क्या मालूम, क्या आपका क्या पता, ये इल्जाम लगा दें कल आप। आईएसआई पहले बैठी हुई। हमारे और आपके बीच में एक छोटा सा फर्क है। मेरा मतलब आपसे तो कुछ भी परहेज नहीं है। हुमायूं साहब, अगर आप तकरीर कर ही रहे हैं तो हमारे आपके बीच एक बहुत छोटा सा फर्क है। हमारा झंडा चांद पे है और आपका आपके झंडे पे चांद है, ये छोटा सा फर्क है। जब आप चांद पे हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा फर्क आपको समझना चाहिए।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए।